अच्छा बच्चों, तरह एक दफ़ा कंफर्म करो, आवाज़ आ रही है? ठीक है। हो सकता है क्लास बीच में इंटरप्ट हो, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि उस इंटरप्शन से पहले पहले हम ये जो 20 क्वेश्चन हमने करने हैं ये कर लें। घर पे कुछ डिलीवर होना है, तो उसके लिए फिर मुझे उठ के जाना पड़ेगा। बट एनीवेज, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आई गेस लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है। हमने क्वेश्चन 20 तक कर लिया था कल, तो हम 21 से बस कंटिन्यू करते हैं। आधा पेपर हो गया, आधा रह गया। लेट्स ट्राई टू डू देम एज फास्ट एज वी कैन, बट डिटेल के साथ। So it shows a light incident on a straight edge of a semicircular glass block. Semicircular glass block के cases हम देख चुके हैं. Which diagram shows refraction and an angle I equal to the critical angle? जब I critical angle के बराबर होता है, यानी कि आपका angle of incidence critical angle की equal हो जाता है, तो फिर light कैसे जाती है? फिर light जब refract होती है तो उसका angle of refraction कितना बन जाता है? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे तो ज़ीरो है। यहाँ पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगेन 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। और यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रही, यहाँ तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, यहाँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। सो सी इज योर आंसर। ओके। Radioactive isotopes. Which radioactive isotopes can be used for measuring cracks or flaws in metal components? देखो, आपने आइसोटोप पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है कि वो एमिट क्या करता है। तो आपको याद होना चाहिए कौन सी रेडिएशंस जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है उससे याद होगा कि एक्सरेज और गैमा रेज की ये एप्लीकेशन होती थी। अब एक्सरे तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से नहीं निकलती, गैमा रेज निकलती हैं। एक्सरेज और गैमा रेज दोनों इस काम के लिए यूज होती हैं। तो आपको ढूंढना है गैमा एमिटर। तो ए तो आंसर है नहीं, बी में गैमा एमिटर है, सी में गैमा एमिटर है। अब उसके बाद आपको जो ये काम करना है, जो आपको सोर्स चाहिए वो लॉन्ग हाफ लाइफ वाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बस वो थोड़ी देर में ही जो है उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाए। यू वांट अ लॉन्ग हाफ लाइफ। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपको लॉन्ग हाफ लाइफ चाहिए होती है, मेडिकल एप्लीकेशन में आपको शॉर्ट हाफ लाइफ चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम बी चूज करेंगे, गैमा होने की वजह से और हाफ लाइफ लंबी होने की वजह से। ठीक है। ओके। अल्ट्रासाउंड ultrasound is a type of sound wave that is not audible to a human ear, right? Which range of frequencies contains only ultrasound? पहले तो आपको याद होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वैसे ही 20 किलो हर्ट्ज से कम है, इसको तो भूल जाओ, ये तो गलत है। यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा ये वाली साइड तो है, लेकिन ये वाली 20 किलो हर्ट्ज से कम है, तो इसमें ओनली अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी कि पूरी की पूरी रेंज ही 20 किलो हर्ट्ज से बाहर होनी चाहिए। यहाँ पे 3 किलो हर्ट्ज अगेन 20 से कम है, तो ये वाली बात गलत हो गई। यहाँ पे शुरू ही 20 हर्ट्ज से ऊपर हो रही है, 20 किलो हर्ट्ज और 30 मेगा हर्ट्ज तक जा रही है। तो ये हमारा आंसर बनता है। both of these numbers should be greater than 20 kilohertz, which is the answer D. What proves that a metal bar is a permanent magnet? देखो, मेटल को प्रूव कर मैग्नेट को प्रूव करने के लिए रिपल्जन जरूरी होती है। ठीक है, आपके नोट्स में ये इस तरह का स्मॉल सा एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया हुआ है, बिल्कुल कि आप लोगों से मैंने आंसर भी लिखवाया था उस क्लास के अंदर। तो सिनेरियो ये है बेटा कि अट्रैक्शन इज नॉट अ प्रूफ ऑफ समथिंग बीइंग अ मैग्नेट, बिकॉज वो जिस इंटरप्शन की मैं बात कर रहा था मुझे लग रहा है वो आ गया। ठीक है, पॉज करो। चलें, तो हम 25 से कंटिन्यू करते हैं। 16 क्वेश्चंस रह गए। लेट्स फिनिश दिस पेपर। सो लिखा हुआ है यहाँ पे, द डायग्राम शोज अ बार मैग्नेट एंड 4 लेबल्ड एरोस। विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट वेयर द एरो इज शोन। मतलब कह रहे हैं बस कौन सा एरो जो ना सही बनाया है वो अपनी डायरेक्शन के हिसाब से। अब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो है कि आपको खुद यहाँ पे बनानी आनी चाहिए। अगर आप खुद बनाएं तो देखो यहाँ पे जो लाइन बनती है वो ऐसे बनती है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे लाइन बनती है, ऐसे लाइन बनती है,
ऐसे लाइन बनती है, ऐसे लाइन बनती है, और ऐसे लाइन बनती है। यू शुड रिमेंबर दिस, राइट? दिस नो, नॉर्थ के अंदर आती हैं लाइनें, साउथ से बाहर जाती हैं, बाकी पैटर्न आपको याद होना चाहिए। अब आप देख लो कौन सा वाला पॉइंट जो है वो सही शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये वाला पॉइंट शो कर रहा है ना, देखो यहाँ पे हमने और जो एरो बनाया, जो उन्होंने बनाया, वो सेम है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इजी है। चलो, a shoe becomes positively charged by friction when it rubs against a carpet. What happens as the shoe becomes magnetic? Shoe becomes positively charged. Obviously, then the carpet will become negatively charged. So carpet ने electrons gain किए होंगे। जो चीज़ नेगेटिवली चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं, जिसने पॉजिटिवली चार्ज होता है उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। तो शू विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, शू से कारपेट में ट्रांसफर हुए होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव तो होते ही नहीं है, पहली बात तो ये। और ट्रांसफर किस पे होंगे? टू द कारपेट। ठीक है, ये वाली बात सही है। ये वाली जो बात है यहाँ गलत लिखी हुई है। तो 26 का ए होना चाहिए। एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लें। यस, आगे चलते हैं जी। A metal conductor is connected between positive and negative terminals of the battery. Okay, which row gives the direction of the movement of the particles that flow in the conductor and their name? तो पार्टिकल्स का नाम तो पहले आपको पता होना चाहिए। मेटल्स के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं जब करंट फ्लो करता है? इट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो, राइट? प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते। अच्छा, हमें पता है कि वो कैसे फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो 27 का डी होना चाहिए। ठीक हो गया। चलें, थ्री आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों फ्लो करेंगे, इसकी रीज़न भी याद रख लो ना। अच्छा, आप लोगों को अगर दो लोगों ने गलत जवाब दिए तो ज़रा मैं इसको क्लैरिफाई भी कर दूं। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। ये जब चैप्टर आप पढ़ना शुरू करोगे इसके अंदर पहले पेज में ही ये बात लिखी हुई है ना? इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसके पहले पेज में ही इस बात को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, पहले या दूसरे पेज में, कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी कि वायर के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट को हम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाते हैं। अब इसकी रीजन भी समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे? यूं फ्लो करेंगे ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव से दूर जाएगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यूं होगा। लेकिन वो अगर आपसे पूछें डायरेक्शन ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट आई जिसको आप बनाते हो उसको आप यूं बनाते हो। ठीक है, सो प्लीज इस चीज को क्लैरिफाई कर लेना। थ्री आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल है उनका ईएमएफ सेम होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थ्री सेल्स इन पैरेलल रादर देन अ सिंगल सेल? दे लास्ट लॉन्गर, एक खराब हो जाएगा तो बाकी खराब नहीं होंगे। ये दोनों बातें हमने याद की हुई हैं, देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये वाली बात भी गलत है। उनका ईएमएफ मिला के टोटल वही होगा। अगर तीनों 9 वोल्ट्स के सेल हैं तो ओवरऑल ईएमएफ भी 9 ही होगा उनका, पैरेलल में होने की वजह से। बट दे विल जस्ट लास्ट लॉन्गर, ईच सेल विल लास्ट लॉन्गर। पावर एनर्जी टोटल उतनी प्रोड्यूस होगी। ओके, a student has three 15 ohm resistors. She connects the resistors together in different arrangements. What is the minimum resistor and what is the maximum resistance that she can produce? easy बात है। मिनिमम में आपको लगाने के लिए तीनों को all should be in parallel, और मैक्सिमम अचीव करने के लिए ऑल इन सीरीज होने चाहिए। जब सीरीज में होते हैं तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल्स 45 ओम्स होएगा। और जब मिनिमम होगा तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 का इन्वर्स, और उससे आंसर आएगा 5 ओम्स। आप निकाल के देख सकते हैं।
और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है, क्योंकि जब 3 या 4 रेजिस्टर जिस तरह अभी पैरेलल में आइडेंटिकल हो सारे, तो बस नंबर ऑफ रेजिस्टर से आप डिवाइड कर देते हैं। एनीवेज, आप कैलकुलेट अपने नॉर्मल फार्मूला से करके चेक करें, आपका आंसर 5 ही आना चाहिए। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 45, तो जवाब हो गया बी। अच्छा, उसके बाद है द सर्किट डायग्राम शोज अ वेरिएबल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोअर सेक्शन ऑफ अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो वेरिएबल रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है, पोटेंशियल डिवाइडर इस चीज़ को वो कह रहे हैं, और वेरिएबल रेजिस्टर इसके लोअर सेक्शन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, द रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसको हम कह देते हैं R1 और इसको हम कह देते हैं R2। ठीक है, अब व्हाट हैपेंस टू द टू वोल्ट मीटर रीडिंग्स V1 एंड V2, सॉरी इसको R2 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, मेक्स मोर सेंस क्योंकि ऊपर V1 और V2 लिखा हुआ है। अब सीन ये है बेटा कि जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके कंबाइंड रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कंबाइंड रेजिस्टेंस भी इनका बढ़ेगा, इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा ना। जब एक का भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंबाइंड बढ़ेगा ही। अब जो कंबाइंड रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा, इसका तो सेम ही रह रहा है, इसके रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन विल इंक्रीज। तो इस वोल्ट मीटर का और इस वोल्ट मीटर का जो रेशियो है रीडिंग्स का, वो चेंज हो जाएगा। अगर ये टोटल सपोज 9 वोल्ट्स का सेल है, और इसको इसको मिल रहे थे 4 और इसको मिल रहे थे 5 वोल्ट्स, तो अब वो चीज़ चेंज होके ये जो है फर्दर बढ़ेगा और ये डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल मिला के 9 ही रहेगा फिर भी। ठीक है, टोटल मिला के 9 ही रहेगा। इसका और इसका जो रेशियो है वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होता है, राइट। तो बस उसी हिसाब से हमने इसको लेके चलना है कि ये वाली साइड का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड का वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए, दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा क्योंकि टोटल मिला के तो उतना ही रहना है। तो V2 शुड इंक्रीज एंड V1 शुड डिक्रीज। तो कौन सा आंसर हुआ? 30 का बी हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस पेपर में मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशंस कम रिक्वायर्ड है, ज़्यादा बस ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको बगैर कैलकुलेशन के जवाब चूज करना है। ये आ गया कैलकुलेशन का सवाल। पावर कंजम्पशन ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज 1500 watts, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी इज 24 cents, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द माइक्रोवेव ओवन फॉर 10 minutes, राइट। इन्होंने आपको किलोवाट आवर की कॉस्ट बताई है। तो पहले आप बताएंगे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है माइक्रोवेव। पहले एनर्जी निकालेंगे इन किलोवाट आवर्स, पावर इनटू टाइम से करते हैं। आपको पता है कि उसके लिए पावर होनी चाहिए इसकी किलोवाट्स में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा? 1500 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो 1.5 किलोवाट पावर आती है। और आवर्स, वेल 10 मिनट्स हैं, उनको 60 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आवर्स में टाइम आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है? आपका जवाब आता है 0.25 किलोवाट आवर्स। अब ये तो जवाब आ गया कितने किलोवाट आवर्स उसने यूज़ किए। अब आपको निकालनी है कॉस्ट। तो उसमें आप एनर्जी कितनी किलोवाट आवर्स में यूज़ हुई उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ। तो रेट क्या चल रहा है? सेंट्स में चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 0.25, और रेट क्या चल रहा है? 24 सेंट्स। 6 सेंट्स आपके पास रेट चल रहा है, तो आपका जवाब हो गया 6 सेंट्स। ठीक है, ओके। द कॉयल ऑफ अ वायर above a magnet is dropped, कॉयल को यहाँ से ड्रॉप किए नीचे गिरेगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बारे में सवाल है। एज द कॉइल फॉल्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल, व्हाट डज नॉट अफेक्ट द ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल। देखो, जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं पहले वो आपको याद होनी चाहिए कि किस स्पीड से गिरना है, कितनी स्पीड से गिरेगा। और वो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि जितना ऊपर से छोड़ेंगे उतनी स्पीड से गिरेगा, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ टर्न से फ़र्क पड़ता है। इसके बाद मैग्नेट की स्ट्रेंथ से फ़र्क पड़ता है।
ठीक है, इवन कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी फर्क पड़ता है, बट वो आप लोगों को ऐसे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। अब आप देखें कि कौन सी चीज़ में गलत लिखी हुई है, नंबर ऑफ टर्न से तो फर्क पड़ता है, तो हम ए तो जवाब नहीं दे सकते। हाइट अगर चेंज करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कॉइल जब मैग्नेट के पास पहुंचेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे भी फर्क पड़ता है, तो बी तो नहीं हो सकता, राइट। उसका लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट चेंज कर दें, ताकि नॉर्थ पोल नीचे आ जाए, साउथ पोल ऊपर आ जाए, उससे ईएमएफ की डायरेक्शन, ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर पहले जो है वो ईएमएफ की ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिव, इसमें पोलैरिटी और ये नेगेटिव बन रहा था ये वाली साइड, तो अब ये वाली पॉजिटिव वाली नेगेटिव पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन उससे मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट चेंज करने से मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो डी भी नहीं हो सकता आंसर। द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव एविडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कि भाई वो चार, एक तो ये है कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, यानी कि उसका उसके अंदर एक कोर होता है जो कि बहुत डेंस होता है, उसके अंदर सारा मास होता है, एटम मोस्टली एम्प्टी होता है, और वो जो कोर है वो चार्ज्ड होता है। ये दो कंक्लूजन्स निकलती हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, या उसकी जो उसका स्मॉल साइज है उसके बारे में बात, या उसका वो चार्ज है इसके बारे में कोई बात होगी। सो न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस, उसका स्मॉल साइज compared to the entire atom, and it is charged. The three things, or you can just kind of say combine them into 2 points as well. तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, बस ये बात इससे डिस्कवर हुई थी, तो 33 का डी होना चाहिए। ठीक है, सारा एक्सपेरिमेंट जो है उससे न्यूक्लियस के ऊपर ही फोकस था, कि न्यूक्लियस के बारे में सारी बात हुई, न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो भी हमारा कंसर्न नहीं था इस एक्सपेरिमेंट में। न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटोप कोबाल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। व्हाट इज द composition of this nucleus? So how many protons would it have? 27 प्रोटॉन्स। और आप न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 59 माइनस 27 करेंगे, क्या आएगा? 32 आएगा, 22 आएगा? आई थिंक 32 न्यूट्रॉन्स आएंगे। ये जवाब हो गया आपका। उसके बाद 35 देख लें जी। द ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ गोल्ड है 79 प्रोटॉन्स एंड 118 न्यूट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ दिस आइसोटोप? इसमें आपको कोई, जब न्यूट्रल होती है कोई चीज़ तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, ताकि उनका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कैंसिल आउट कर सके। तो 35 का बी होना चाहिए। तो ये पेपर बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें मतलब एक दो सवाल होंगे जो टफ होंगे। उस दिन भी मैंने 2 मार्क किया था, अभी तक तो कोई सवाल एज सच मुझे नहीं लगा। लेट्स सी। सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप विद अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इज प्लेस नेक्स्ट टू अ डिटेक्टर। वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग है ना, काउंटर रेट की रीडिंग, वो इस वजह से चेंज नहीं होगी कि एक्टिविटी कम हो रही है। यानी कि जो रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस निकल रही है ना सोर्स में से, सैंपल में से, वो कांस्टेंट ही रहेंगी, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। सो इन लाइक 2 आवर्स, 3 आवर्स, अ फ्यू डेज इवन, कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए काउंटर रेट पे, ड्यू टू द एक्टिविटी। एक्टिविटी फेयरली कांस्टेंट रहेगी। जो भी चेंजेस आएंगे रीडिंग में, वो कोई आप ऑब्स्ट्रक्शन रख रहे हैं उसकी वजह से ही आएंगे। तो ये वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ बोलने का ये मकसद है। ठीक है, अब कह रहे हैं शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर इंसर्टेड वन एट अ टाइम। सारी एक साथ नहीं रख रहे, एक रख रहे हैं। अगर मेटल की शीट रख रहे हैं तो रख रहे हैं, उसको हटा के अगर कंक्रीट रख रहे हैं तो एक दफ़ा लेड रख रहे हैं, तो उसके अलावा और कुछ नहीं। पेपर रख रहे हैं तो फिर उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन द सैंपल एंड द डिटेक्टर, एंड देन बैकग्राउंड काउंट रेट को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है, एंड करेक्टेड रीडिंग्स जो हैं वो आपको टेबल में दी गई हैं। तो करेक्टेड रीडिंग है, इसमें आपको बैकग्राउंड की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर रीडिंग बिल्कुल जीरो, अगर अगर सारी रेडिएशंस ब्लॉक हो जाएंगी तो इस टेबल में कहीं ना कहीं रीडिंग जीरो आ जाती है। तो एज यू कैन सी की रीडिंग कहीं पे जीरो नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अगर सारी रेडिएशन आप ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते तो रीडिंग जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड को तो आप उसमें से माइनस कर ही चुके हैं। अब वो कह रहे हैं जी जब कोई शीट नहीं रखी तो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो टोटल काउंटेड है वो 450 के आसपास आता है। एल्यूमिनियम की शीट रखने से 381 पर ड्रॉप हो जाता है। अब एल्यूमिनियम की शीट रखने से बीटा को और अल्फा को आप दोनों स्टॉप कर लेंगे, इससे आपका अल्फा एंड बीटा दोनों स्टॉप हो जाएंगे, ओनली गैमा विल पास।
ठीक है। जो 381 की रीडिंग आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ गैमा की वजह से आ रही होगी, क्योंकि अल्फा और बीटा तो स्टॉप हो जाएंगे। लेड शीट रखने से, थिन, इसमें थिन का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, थिन लेड की शीट रखने से अल्फा और बीटा भी रुक जाएंगे। यू कुड से कि सम गैमा माइट ऑल्सो बी स्टॉप्ड। ठीक है, थोड़ी बहुत गैमा भी शायद स्टॉप हो जाए थिन लेड शीट से, थिक लेड शीट नहीं है। तो आप कह लो सम गैमा विल पास। मैं ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रहा, पहले अपने सवाल को खुद ही एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम है मेरे पास, इतना आप लोगों को टाइम का मसला होना नहीं चाहिए इस पेपर में। पेपर शीट से सिर्फ अल्फा जो है वो स्टॉप हो रहा होगा, और बीटा प्लस गैमा विल पास एंड विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। अब वो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर एमिटेड बाय द सैंपल। हमें नजर आ रहा है कि इसमें जब आप थिन पेपर शीट रखते हैं तो उसको देखो, अगर कंपेयर करो विदाउट एनी शीट, तो कोई फर्क पड़ रहा है? अगर आप इस रीडिंग और इस रीडिंग को कंपेयर करो, तो अगर इसमें अल्फा होते तो पेपर से रुक जाते, तो रीडिंग सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होनी चाहिए थी। क्या रीडिंग डिक्रीज हो रही है पेपर रखने से? पेपर का मकसद होता है अल्फा को स्टॉप करना। अगर अल्फा वाकई में इसमें से निकल रहे होते और अल्फा स्टॉप होते तो यहाँ से सिग्निफिकेंट डिक्रीज आता ना रीडिंग में, लेकिन नहीं आ रहा। और ये जो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, ये जो फ्लक्चुएशन है कि रीडिंग बढ़ गई है, 448 हो गई है, 452 हो गई है, 455 हो गई, वो तो रैंडमनेस की वजह से है। ठीक है, तो भाई बेटा वो टाइम जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो उसी हिसाब से ही कर रहे होते हैं जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन आता है। हमने देखा है कि पेपर 2 में भी टाइम जो है वो कम ही होता है, और सॉरी पेपर 4 जो आप, तो आपका थ्योरी पेपर होता है तो वो उसी हिसाब से ही होता है। बट आपने जाहिर सी बात अपनी जो टाइम की प्रैक्टिस करनी है वो उसी हिसाब से करनी, कि मैंने 45 मिनट्स के अंदर अंदर, आपका मतलब बेसिकली 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आपने आगे करना है। और ओ लेवल वाले थोड़ा रिलैक्स होकर कर सकते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी कभी कभार उसी हिसाब से आती है, तो वही रीज़न होती है। ठीक है, एनीवेज तो हमें पता लग गया कि इसमें अल्फा तो नहीं है, अल्फा नहीं। ठीक है, डेफिनेटली इसमें कोई अल्फा नहीं है, ये बात तो, एक बात तो हमने प्रूव कर ली। अब आप ये देखें कि जब आपने सिर्फ एल्यूमिनियम शीट रखी थी, तो जब गैमा पास कर रहा था तो 381 रीडिंग आ रही थी, मतलब इसमें गैमा तो डेफिनेटली है, वरना यहाँ पे रीडिंग जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती। राइट, बिल्कुल ही रीडिंग जीरो हो जाती अगर इसमें गैमा ना एग्जिस्ट करता, तो गैमा तो इसमें है। ठीक है, तो अल्फा हम कह रहे हैं कि नहीं है, गैमा हमने इसमें कह दिया कि है। व्हाट अबाउट बीटा? अगर आप देखें कि यहाँ पे, यहाँ पे ये तो सिर्फ गैमा की वजह से रीडिंग, लेकिन जब आप लेड शीट रखते हैं तो फर्दर आपके पास सम गैमा ही रुक रही है, उसी की वजह से ये फर्क आ रहा है। ठीक है, उसी की वजह से ये फर्क आ रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बीटा का हम कैसे यहाँ पे पता लगाएं। लेट्स सी, थिन एल्यूमिनियम शीट, थिन लेड शीट। एल्यूमिनियम को लेड से चेंज करने से गैमा तो कुछ ना कुछ रुकेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम शीट से, अच्छा सही है, हाँ बीटा होगा इसके अंदर। हमने ये तो प्रूव कर लिया, हमने ये तो प्रूव कर लिया कि अल्फा नहीं है, क्योंकि पेपर के रखने से इन दोनों रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन एल्यूमिनियम के रखने से रीडिंग डिक्रीज हुई है। राइट, अब ये रीडिंग इसके मुकाबले में कम है। क्यों कम है? क्योंकि अल्फा तो था ही नहीं, तो अल्फा की वजह से तो कम नहीं हो रही, अल्फा स्टॉप हो रहे हैं इस वजह से तो कम नहीं हो रही, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जो चीज स्टॉप हुई थी वो बीटा स्टॉप हुई थी, जिसकी वजह से रीडिंग में डिक्रीज आया। तो हाँ, बीटा भी इसके अंदर है। ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना थोड़े से फिर भी दिमाग लगाने वाले होते हैं, तो आई वुड से, फॉर मी आई वुड से दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा फिर भी किसी लेवल का था। बट एनी वेज द फाइनल आंसर शुड बी गैमा एंड बीटा, तो सी होना चाहिए। चेक कर लेता हूँ, हाँ 36 का सी है। ठीक है भाई। इन अ फिजन रिएक्टर, यू शुड नो कि फिजन रिएक्टर में क्या होता है। विच पार्टिकल विच पार्टिकल कॉजेज द यूरेनियम 235 न्यूक्लियस टू स्प्लिट। तो यूरेनियम के अंदर क्या एब्जॉर्ब करवाते हैं जिससे फिर वो फिजन करता है, वो अनस्टेबल हो जाता है? न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो आपको ये पूरा रिएक्शन का प्रोसेस याद होना चाहिए। यूरेनियम के स्प्लिट होने से जो दो नए न्यूक्लियस बनते हैं, उनके नाम स्पेसिफिकली आपको याद होना जरूरी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकते हैं, बट उसके साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन्स और बनते हैं। सही है, तो अ न्यूट्रॉन विल गो इनटू यूरेनियम 235। ठीक है, एंड देन दिस विल रिजल्ट इनटू 2 न्यूक्लियाई, जो कि एक्स होंगे और वाई होंगे।
इनका जो मास नंबर होगा वो रफली एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, प्लस यहाँ पे 2 और 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिलहाल तो हमें इसके बारे में जवाब देना था, तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारा जवाब हो गया। ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉडरेटर्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? मॉडरेटर क्या करते हैं? मॉडरेटर बने होते हैं किस चीज़ के? पहले तो ये बात याद होनी चाहिए। अच्छा, मॉडरेटर को आपने कंट्रोल रॉड से नहीं कंफ्यूज करना। कंट्रोल रॉड्स का काम तो होता है रिएक्शन को स्लो डाउन करना, स्टॉप करना। वो बने होते हैं बोरॉन के या कैडमियम के। मॉडरेटर बने होते हैं ग्रेफाइट के, और उनका काम होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना, ताकि ये जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये स्लो मूविंग होता है। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं यूरेनियम। इनको स्लो करने में मॉडरेटर का काम होता है, ताकि ये एब्जॉर्ब हो सके और ताकि रिएक्शन चलता रहे। अगर आप मॉडरेटर नहीं यूज करेंगे, ग्रेफाइट नहीं होगा रिएक्टर के अंदर, तो न्यूट्रॉन स्लो डाउन नहीं होंगे, और फिर वो यूरेनियम में ऐसा एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, तो रिएक्शन रुक जाएगा। विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द सन रेडिएट मोस्ट एनर्जी? तो सन में से जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 3 पार्ट्स में से निकलती है। वो होता है इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा हुआ कि इन तीनों फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो सन की निकलती है। इसमें से दो तो यहाँ मेंशन ही नहीं है, तो ऑब्वियस आंसर क्या हो गया आपका? इंफ्रारेड हो गया। बाकी तो सारे ही गलत हैं। हाँ, अगर इनमें से दो डाल दिए होते तो फिर कंफ्यूजन हो सकती थी, बट वो ऑब्वियसली उन्होंने कोई आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं किया कि इंफ्रारेड ज़्यादा पावर निकलती है, लाइट ज़्यादा निकलती है। तो यू वुडंट हैव बीन एबल टू चूज। वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनता ही नहीं कि लाइट या इंफ्रारेड या यूवी में से कौन सा ज़्यादा होता है। बट वैसे मुझे भी बता देना गूगल करके कि अगर इन तीनों फॉर्म्स में से एनर्जी निकल रही है सन में से सबसे ज़्यादा, तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है वो मेजर एनर्जी कौन सी फॉर्म में रिलीज हो रही है। लास्ट क्वेश्चन विल बी 4 stages of the life cycle of a star until it becomes a red giant are shown. तो इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय आउटवर्ड फोर्स। इनको हमने ऑर्डर में करना है, तो वो कह रहे हैं जी इन विच ऑर्डर डू दिस स्टेज ओकर, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। सबसे पहले आपका होना चाहिए ग्रेविटी की वजह से, सबसे पहले प्रोटोस्टार का स्टेज आना चाहिए, जिससे नेबुला से क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट दे विल कंबाइन टुगेदर, और उससे जो है ना वो हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक प्रोटोस्टार बनता है। फिर उसके अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे पास एक्चुअली फ्यूजन होने लग जाती है। फ्यूजन होने लग जाती है, और वो फिर हमारे पास फ्यूजन के अंदर स्टेबल स्टार आ जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, और उसके अंदर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से आउटवर्ड सॉरी ग्रेविटेशन अट्रैक्शन का इनवर्ट प्रेशर और फ्यूजन की वजह से जो आउटवर्ड प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो बैलेंस आउट हो रहा होता है। ठीक है। और वो फिर जब हमारे पास हाइड्रोजन सारी की सारी हीलियम में कन्वर्ट होके, सारी की सारी के हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होके खत्म हो जाती है, तो फिर स्टार करता है कोलैप्स। फिर स्टार करता है कोलैप्स, और फिर उसके बाद जो है स्टार का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसके कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसका बाहर वाला पार्ट जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने किस ऑर्डर में चीज़ों को लिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया ऑनेस्टली, लेकिन देख लेते हैं। आई थिंक इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय आउटवर्ड। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई थिंक डब्ल्यू से। ये हमारा स्टेबल स्टार वाला स्टेज है, इसको आई थिंक हम पहले रख लेंगे। अब देखो, स्टेबल स्टार बनने से पहले भी एक कोलैप्स होता है वैसे। स्टेबल स्टार बनने से पहले भी कोलैप्स होता है, जिसके अंदर आपका नेबुला जो होता है, नेबुला कोलैप्स करके आपका एक स्टेबल स्टार बना रहा होता है। ठीक है। अब ये जो इन्होंने कोलैप्स मेंशन किया है, ये स्टेबल स्टार के बाद वाला है या पहले वाला है, इसमें थोड़ी सी वर्डिंग में इनको आई थिंक दे कुड हैव बीन क्लियरर। बट वो फिर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट का इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम चलो इसको जो है वो फिर बाद में रख लेंगे। मतलब इसको जो है वो फिर हम पहले वाला जो है वो रख लेते हैं। ऑल दो इनको यहाँ पर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट मेंशन करना चाहिए था, उससे बेहतर हो जाता है। यानी कि नेबुला स्लैश प्रोटोस्टार वाला जो स्टेज है ना, इनको काइंड ऑफ मेंशन करना चाहिए था। ठीक है। एनीवेज, उसके बाद स्टार एक्सपैंड करता है, यहाँ पे रेड जाइंट आपका बनता है।
रेड जाइंट से पहले वाला फेज है। और ये जो है यहाँ पे स्टेबल स्टार की लाइफ का स्टेबल स्टार की लाइफ का एंड हो जाता है, और यहाँ से ये फिर कोलैप्स कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे, ये जाहिर सी बात है, इन सारे स्टेजेस के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो नंबर 1 पे एक्स आता है। नंबर 1 पे एक्स आता है, प्रोटोस्टार सबसे पहले स्टेज आता है। तो इसमें एक्स लिखा हुआ है, इसमें एक्स लिखा हुआ है, यानी कि ए और बी को मैं काट रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इस स्टेज के अंदर स्टेबल स्टार जो है वो, उसके अंदर चीज़ें बैलेंस होती हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है ग्रेविटी और फ्यूजन की वजह से। तो फिर हम नंबर 2 पे डब्ल्यू को रखेंगे, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अभी सी और डी में से किसी को हम एज सच एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है अली, आपका मैंने जवाब पढ़ लिया वैसे। तो वो अली कह रहा है कि गूगल करके पता लगा है कि इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और यूवी में से सबसे ज़्यादा एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस। अच्छा, तो अभी तक तो एक्स है और फिर डब्ल्यू है। उसके बाद अब बात हो रही है कि पहले वाई आएगा या जेड आएगा। अब ये देखना है, देखो आपके पास जब सारी की सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद एक्सपेंशन होती है। तो जेड पहले आना चाहिए, जेड पहले आना चाहिए, वाई पहले नहीं आना चाहिए, उसके बाद वाई आना चाहिए। तो ये 3 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए, हमारा ऑप्शन डी बनना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ही चलना चाहिए। ये आपको ऑब्वियसली लाइफ साइकिल सारी स्टार की याद करनी है, दोनों डायरेक्शन में, ज़्यादा हैवी वाले स्टार्स और लेस हैवी वाले स्टार सबके साथ क्या होता है। जितना आप इसको पक्का मेमोराइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है भाई, तो हमने ये जो है वो पेपर कंप्लीट कर लिया है। 2 क्लासेस में कंप्लीट हुआ, लेकिन अगली क्लास से हम ये कोशिश करेंगे हम एक क्लास में पूरा पेपर करें। कल भी थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी क्लास में, आज मुझे पहले से ही पता था होना है कुछ इस तरह का, तो फिर हम 20 क्वेश्चन ही मैनेज कर पाए। अब अगली क्लास में जो हम पेपर स्टार्ट करेंगे वो होगा अक्टूबर नवंबर, ओ लेवल का ही 5054, अक्टूबर नवंबर 23, पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, वो करेंगे। 2 ओ लेवल के कर लेंगे, फिर 2 IGCSE कर लेंगे, 2 ओ लेवल के, 2 IGCSE के, इस तरह जब तक हम चलते रहते हैं। टोटल मिला के आई थिंक कोशिश करेंगे 10 पेपर कर लें, 8 से 10 पेपर कर लें। तो कल ओ लेवल के पेपर करेंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर वाला करेंगे 23 वाला। फिर उसके बाद जो है इसको 2 IGCSE के कर लेंगे 23 के, इस तरह हम लेके चलते हैं। ठीक है, फिर 22 वाले कर लेंगे। ऑलराइट, चलें, सी यू टुमारो, हाफिज़।